अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं प्रोटीन्स की जनरल क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। अब प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन जो है दो तरह से की जाती है, ठीक है। एक उनके स्ट्रक्चर की बेसिस पे, दूसरा उनकी कॉम्पोजिशन की बेस पे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर उनकी जो टाइप्स आ जाती हैं उसमें आ जाती हैं फाइब्रस प्रोटीन्स आ जाते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आ जाते हैं, एंड थर्ड टाइप इज़ द इंटरमीडिएट प्रोटीन्स। फिर कॉम्पोजिशन की बेस पे दो टाइप्स आ जाती हैं, दीज आर सिंपल प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो होंगे उसमें हमेशा क्या होगा, प्रोटीन जो है किसी और ग्रुप के साथ हमेशा कॉन्जुगेशन में होगा या उसके साथ कंबाइन हुआ होगा। फॉर एग्जांपल फॉस्फोप्रोटीन नेम इंडिकेट्स कि इसके साथ क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप कॉन्जुगेशन में होगा। फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स, व्हेन प्रोटीन्स एंड carbohydrates are in conjugation or if they are combined they are known as glycoprotein. फिर इस तरह न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन। सिमिलरली यू हैव क्रोमोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन एंड फ्लेवोप्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स में आपकी जो एग्जांपल्स आ जाती हैं उनमें एल्ब्यूमिन्स हैं, ग्लोब्यूलिन्स हैं, हिस्टोन्स हैं और स्क्लेरोप्रोटीन्स हैं। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाएंगे हम फाइब्रस प्रोटीन्स पे। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं, नेम इंडिकेट कर रहा है, इलोंगेटेड होंगे, फाइबर की तरह होंगे, ठीक है। सेकंड जो उनका पॉइंट आ जाएगा उनका एक्सियल रेशो। एक्सियल रेशो क्या है, उनकी लेंथ, ठीक है, प्लस उनकी विड्थ, ठीक है। इनका जो रेशो होता है दैट इज़ नोन एज एक्सियल रेशो। तो एक्सियल रेशो जो होता है फाइब्रस प्रोटीन्स का दैट इज़ मोर देन 10। दूसरा आ जाते हैं दे आर स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक हैं मीन्स दे कैन नॉट मूव। नॉर्मली आपके पास जो होते हैं, हमने कहा कि प्रोटीन्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो उनके मोनोमर यूनिट्स हैं वो क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसलिए वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, ठीक है। सो दे कैन ईजिली मूव। लेकिन जो आपके पास फाइब्रस प्रोटीन्स हैं वो स्टैटिक नेचर के होंगे, दे विल नेवर मूव, ठीक है। बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो लेस बायोलॉजिकल रोल होगा इनका, ठीक है। फिर इसके अलावा मोस्टली एनिमल्स वगैरह में होते हैं। और एग्जाम्पल आपके पास जो आ जाती हैं, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन की इसमें आप दो तरह की आ जाती हैं, ठीक है। सिंपल फाइब्रस प्रोटीन्स भी होते हैं और कॉन्जुगेटेड फाइब्रस प्रोटीन्स भी होते हैं। सिंपल की एग्जांपल आपके पास स्क्लेरोप्रोटीन्स में बेसिकली हमारे पास केराटिन आ जाते हैं, इलास्टिन आ जाते हैं, कोलेजन और फिब्रोइन, ठीक है। जो आपका केराटिन है, ठीक है, जो हमारे हेयर्स के अंदर जो आपके पास बेसिकली प्रोटीन आ जाता है ना, दीज आर केराटिन, ठीक है। फिर इसी तरह इलास्टिन आ जाता है, इलास्टिन मसल्स में होता है, कोलेजन भी मसल्स का होता है, ठीक है। फिब्रोइन, ठीक है, ये सारे आपके पास क्या हैं, दीज आर मसल प्रोटीन्स बेसिकली, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं स्क्लेरोप्रोटीन्स और एल्ब्यूमिनॉइड्स, ठीक है। एल्ब्यूमिनॉइड्स में आपके पास जो एनिमल स्केलेटन वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, वो आपके पास इस काइंड में आ जाएंगे। फिर आपके पास कॉन्जुगेटेड फाइब्रस प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड फाइब्रस प्रोटीन्स बेसिकली इसमें इंक्लूडेड होते हैं वो पिगमेंट्स जो कि ये चिकन फेदर, ठीक है, मुर्गी के जो परों के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, दैट इज़ कॉन्जुगेटेड फाइब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर नेम इंडिकेट कर रहा है कैसे होंगे, ग्लोब्यूलर या सर्कुलर शेप के होंगे, ठीक है। ओके, इनका जो एक्सियल रेशो है वो 10 से कम होगा, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन्स जो थे वो स्टैटिक थे, लेकिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो हैं डायनामिक होंगे, मींस वो इजीली मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। बायोलॉजिकल फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंजाइम्स और हार्मोन्स। हमारी पूरी बॉडी में जितने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस इन्हीं दो की आ जाती है, ठीक है, एंजाइम्स की, ठीक है। एंजाइम्स अगर नहीं होंगे तो बॉडी के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्टॉप हो जाएंगे। तो ह्यूमन बॉडी को चलते रहने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत है। तो एंजाइम्स किस नेचर के प्रोटीन हैं, ग्लोब्यूलर नेचर के प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा हार्मोन्स हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को जो है वो क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर किसी एक भी हार्मोन में थोड़ा सा भी इम्बैलेंस आ जाए तो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो हार्मोन्स भी क्या है, दीज आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ठीक है। फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को आगे फर्दर उन्होंने क्लासीफाई किया है इनटू सिंपल और होमोग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ना होमोग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में क्या होंगे, दे आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स ओनली, यानी क्या है, किसी भी और मॉइटी, फॉर एग्जांपल जिस तरह फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप है उसके साथ नहीं है, ग्लूकोज की किसी उसके साथ प्रेजेंट नहीं है, तो सिर्फ अमाइनो एसिड रेजिड्यू इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है।
इसके एग्जांपल में आपके पास प्रोटामीन है ना। प्रोटामीन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स हैं जो कि एनिमल्स और फिशेस के स्पर्म्स में मोस्टली फाइंड आउट होती है, ठीक है। फिर आपके पास प्रोटामीन्स जो है वो डीएनए के साथ जो है बाइंड करते हैं इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। लेटर ऑन जो प्रोटामीन है वो हिस्टोन से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे। वाटर के अंदर क्यों सॉल्युबल होंगे? क्योंकि सिर्फ अमाइनो एसिड रेजिड्यू उनके अंदर प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। नाउ दे कैन नॉट बी कोगुलेटेड बाय हीट। अच्छा, प्रोटीन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है विच इज़ नोन एज डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। डीनेचरिंग अक्कर करती है एज अ रिजल्ट ऑफ कोगुलेशन। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि जब हम लोग एग फ्राई करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। मेनली क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो चेंज होके हो सकता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। सेकेंडरी चेंज होके जो है टर्शरी में चेंज हो सकता है। टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज होके क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। तो एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं और शेप डिफरेंट हो जाती है। नाउ दिस इज़ नोन एज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन आपके पास जो है एक तो टेम्परेचर चेंजेस करके भी हो सकती है, या आपके पास पीएच की अगर आप चेंजिंग करें तो पीएच की चेंजेस से भी जो है प्रोटीन ईजिली डीनेचर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास प्रोटामीन जो है दैट इज़ रिच इन आर्जिनिन, लाइसिन, ठीक है, वेयर एज डिवॉइड ऑफ सल्फर कंटेनिंग एंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे, सल्फर कंटेनिंग नहीं होंगे, और जो इनके अंदर जो रिच अमाउंट है दैट इज़ ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन। फिर आ जाते हैं हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन्स बेसिक प्रोटीन्स होते हैं लेकिन दे एक्ट एज वीक बेस एज कम्पेयर टू प्रोटामीन, ठीक है। फिर हिस्टोन्स जो होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, वाटर सॉल्युबल होंगे। इसी तरह हिस्टोन्स भी हीट से कोगुलेट नहीं होंगे, ठीक है। और हिस्टोन्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में एज न्यूक्लियोहिस्टोन्स, और डीएनए के साथ इजीली बाइंड करने में जो है हिस्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन जो है दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और सीड्स वगैरह में होता है, ठीक है, ब्लड में, मसल्स वगैरह में, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट जो एल्ब्यूमिन का है दैट इज़ 65,000, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। और एल्ब्यूमिन्स दे कैन बी कोगुलेटेड बाय हीट। अब एल्ब्यूमिन की सबसे बेस्ट एग्जांपल एग है, ठीक है। एग में क्या होता है? एग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। फिर आपके पास प्लांट एल्ब्यूमिन्स में आपके पास आ जाते हैं ल्यूकोसिन है, लिग्युमिलीन्स हैं, ठीक है। और एनिमल एल्ब्यूमिन्स में आपके पास सीरम एल्ब्यूमिन और मायोसिन है, ठीक है, लेक्टैल्ब्यूमिन है, ओवा एल्ब्यूमिन एक्सेट्रा। फिर आ जाएंगे ग्लोब्युलिन्स, ठीक है। ग्लोबुलिन्स में आपके पास दो एग्जांपल आ जाती हैं, सूडोग्लोबुलिन एंड यू ग्लोबुलिन। सूडोग्लोबुलिन जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, यू ग्लोबुलिन जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। फिर आपके पास ग्लूटिलिन्स आ जाते हैं। ग्लूटिलिन्स में आपके पास दे आर वाटर इनसॉल्युबल, और ग्लूटिलिन की एग्जांपल में आपके पास जो है ग्लूटामीन और ग्लूटिनिन, ठीक है, इसको हम कहते हैं। ग्लूटिनिन जो है आपके पास वो वीट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लूटिलिन जो है वो कॉर्न्स में प्रेजेंट होता है, एंड ऑरिजिनिन इज प्रेजेंट इन राइस, ठीक है। अगर आपसे कोई बेसिकली क्या है, हम कहते हैं कि वीट और राइस ये तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर प्रोटीन की अमाउंट भी प्रेजेंट होती है। और इनके अंदर कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? दीज आर ग्लूटिलिन एंड ऑरिजिनिन। फिर आपके पास प्रोलमीन आ गया, ठीक है। प्रोलमीन आपके पास दिस इज़ अ स्टोरेज प्रोटीन, सीड्स वगैरह में होता है, वाटर इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, और हीट से इजीली कोगुलेट हो सकता है, ठीक है। और प्रोलमीन नाम क्या कह रहा है, प्रोलीन और ग्लूटामीन, ठीक है, मेनली इसमें एग्जिस्ट करेंगे। एग्जांपल आपके पास जो प्रोलमीन की है उसमें ग्लाइडिन जो वीट में है, ठीक है, जीन कॉर्न में प्रेजेंट होता है, हर्डीन जो होता है बार्ले में होता है, और एविनिन जो होता है वो ओट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में आपके पास वो प्रोटीन्स आ जाते हैं कि किसी भी नॉन प्रोटीन मॉइटी के साथ हमेशा कंबाइंड होंगे, ठीक है। फॉर दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, यानी कोई भी नॉन प्रोटीन मॉइटी प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है मेटालोप्रोटीन। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप,
तो याद रखें जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना एंजाइम का, दैट इज़ नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो इसी तरह जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा ना इन प्रोटीन्स का, ठीक है, दैट इज़ क्लासिफाइड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो उस प्रोस्थेटिक ग्रुप की वजह से इनकी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी। सबसे पहली है मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन नाम इंडिकेट करिए मेटल्स से आया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेटल प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं उसमें, आपके पास मरकरी है, सिल्वर है, कॉपर, जिंक वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जिस तरह हम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इसी तरह आपके पास आयरन कंटेनिंग भी होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रांगली बाइंड कर सकते हैं कोलेजन वगैरह के साथ, एल्ब्यूमिन वगैरह के साथ, सीजन वगैरह के साथ, ठीक है। इसके एग्जांपल में आपके पास आ जाते हैं सीरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। सीरुलोप्लाज्मिन में कॉपर होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। फिर वो वाले प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसमें आपके पास कैल्शियम आ जाता है, उनकी एग्जांपल में आपके पास कैल्सिक्वेस्ट्रिन आ जाता है, ठीक है, कैलम्यूडोलिन आ जाता है। और वो मेटल्स जिनके अंदर सोडियम एक्सेट्रा होते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन्स के साथ नहीं बाइंड करते सोडियम और पोटाशियम, लेकिन ये न्यूक्लिक एसिड्स के साथ बहुत इजीली बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं क्रोमोप्रोटीन्स, ठीक है। क्रोमोप्रोटीन्स, क्रोम मीन्स कलर, ठीक है। तो वो प्रोटीन्स जो कि कलर्ड होंगे या जिनके साथ कोई कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो दे वुड बी क्लासिफाइड एज क्रोमोप्रोटीन। इसके एग्जांपल में आपके पास हीमोप्रोटीन आ जाता है, ठीक है। हीमोप्रोटीन की एग्जांपल आपके पास है हीमोग्लोबिन। अब रेड कलर क्यों होता है, ठीक है, ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट हीम, ठीक है। इस तरह मायोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल के अंदर आपके पास ग्रीन बेसिकली कलर होता है, ठीक है। फिर इस तरह साइटोक्रोम्स आ जाते हैं, पेरोक्सीडेज, ठीक है, हीमोसाइनिन, ये सारे क्या हैं, ये सारे कलर इम्पार्टिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं जो कि प्रोटीन्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्रोमोप्रोटीन्स कहा जाता है। फिर इसकी एग्जांपल में आपके पास फ्लेवोप्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है। फ्लेवोप्रोटीन्स की सबसे मेन एग्जांपल आ जाती है राइबोफ्लेविन विच इज़ नोन एज विटामिन B2, ठीक है। और इसका जो मेनली कलर होता है वो येलो या ऑरेंज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, नेम इंडिकेट कर रहा है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल में आपके पास एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, ठीक है, हेपेरिन, ठीक है, ये आपके पास हेपेरिन जो है एलर्जीज़ वगैरह से रिलेटेड होता है। इसी तरह आपके पास हेलुरोनिक एसिड आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन में क्या होगा, फॉस्फेट प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल आ जाती है सीजन। नाउ सीजन इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्क प्रोटीन, ठीक है। तो जो सीजन है मिल्क प्रोटीन वो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करता है और कैल्शियम सॉल्ट बना लेता है किसका, सीजनेट का। इसी तरह आपके पास जो है ओवोवेटिलिन, ठीक है, ये एग योक में होता है, ठीक है। इसकी जो थर्ड एग्जांपल आ जाती है दैट इज़ कैल्सिन्यूरिन, ठीक है। फिर आपके पास लाइपोप्रोटीन्स आ जाते हैं। लाइपोप्रोटीन्स क्या होंगे, लाइपोप्रोटीन्स वो होंगे जिनके अंदर लिपिड प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। इसकी एग्जांपल में लाइपोविटिलीन आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा काइलोमाइक्रॉन्स आ जाएगा। काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं दीज आर बेसिकली इमल्शन होते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स की जो वाटर के साथ इमल्शन बनती है उनको कहा जाता है काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। फिर आपके पास डिराइव्ड प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है। डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होंगे, ये प्रोटीन्स जो हैं या तो सिंपल या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स वगैरह की ही मतलब किसी न किसी प्रॉपर्टी के चेंज होने की वजह से एज अ रिज़ल्ट वो जो है बनेंगे। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था, ठीक है, कि क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज होकर क्वाटर्नरी में चेंज हो जाता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन एक अलग प्रोटीन होगा, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन एक अलग प्रोटीन होगा। तो एक जो है आपके पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर की चेंज होने की वजह से जो दूसरा प्रोटीन बन जाता है उसको आप क्लासिफाई करते हैं एज डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। अब इसमें आपके पास प्राइमरी डिराइव्ड भी आ जाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी डिराइव्ड भी आ जाते हैं। और प्राइमरी डिराइव्ड में क्या होते हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल में आपके पास प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट आफ्टर द एक्शन ऑफ एसिड और एंजाइम्स और वाटर ऑन प्रोटीन, ठीक है। एसिड, एंजाइम या वाटर, इन तीनों में से जो भी कंडीशन प्रोटीन पे एक्ट करेगी तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है दीज आर नोन एज प्रोटीन्स। और इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाता है एडेस्टिन एंड
मायोसिन, ठीक है। फिर आपके पास मेटा प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है। मेटा प्रोटीन्स जो हैं वो या तो एसिड के एक्शन से या अल्कली के एक्शन से, ठीक है, प्रोड्यूस होंगे। जब भी आपके पास एसिड या अल्कली 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रेंज में किसी प्रोटीन पे एक्ट करेगा तो एज अ रिजल्ट मेटा प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। वाटर इनसॉल्युबल होंगे लेकिन एसिड या अल्कली के अंदर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज इंफ्रा प्रोटीन्स। इसकी एग्जांपल आ जाती है कर्ड, ठीक है। दही जब जमाते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, जो ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट दही होता है, ठीक है, उसकी एक स्मॉल अमाउंट ली जाती है, लगभग 1 स्पून के करीब, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है कि दूध को डाला जाता है। और अगर कभी किसी को आइडिया हुआ हो दही जमाने का, तो वो जो दही में जो दूध डाला जाता है उसको गर्म करके डाला जाता है, थोड़ा नीम गर्म सा होता है, ठीक है। सो द एक्शन ऑफ हीट, ठीक है, तो हीट की वजह से क्या होता है, वो हीटेड मिल्क आप उसमें डालते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेटा प्रोटीन। फिर आपके पास कोगुलेटेड प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है। कोगुलेटेड प्रोटीन्स वो होंगे जो एज अ रिजल्ट ऑफ कोगुलेशन, ठीक है, कोई भी फैक्टर जब उन पे एक्ट करेगा, डीनेचरेशन होगी, एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ कोगुलेशन, ठीक है। तो दीज आर नोन एज कोगुलेटेड प्रोटीन्स। और इसकी एग्जांपल में आपके पास एग आ जाता है कि एग जब आपके पास अनकुक्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, और दूसरा जब वो कुक्ड फॉर्म में होता है, तो उसकी जो कुक्ड फॉर्म आ जाती है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोगुलेटेड प्रोटीन। फिर हमारे पास सेकेंडरी डिराइव्ड आ जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डिराइव्ड में क्या हो जाएंगे कि वो डिराइव्ड प्रोटीन्स जिनमें ओरिजिनल प्रोटीन का साइज़ ऑल्टर हो जाएगा, ठीक है। एक होता है कि एक प्रोटीन स्ट्रक्चरली ही दूसरे प्रोटीन में चेंज हो जाए, ठीक है। दूसरी टाइप ये हो सकती है कि या तो प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर वही रहे लेकिन उनके साइज़ में डिफरेंस आ जाए, ठीक है। एक लॉन्ग चेन बन जाए, एक शॉर्ट चेन बन जाए, तो उस तरह के जो आपके पास प्रोटीन्स आ जाते हैं दीज आर सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। इसके एग्जांपल में आपके पास प्रोटियोजेज आ जाते हैं, ठीक है। प्रोटियोजेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। फिर आपके पास वाटर सॉल्युबल होते हैं और हीट से कोगुलेट नहीं होते। इनके एग्जांपल में आपके पास एल्ब्यूमोज आ जाते हैं एंड ग्लोब्यूलोज आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास प्रोटीन्स को क्लासीफाई, जो सेकंड उनकी एक टाइप आ जाती है, उसमें किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस या बायोलॉजिकल रोल जो वो प्ले करते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास वेरियस बायोलॉजिकल रोल्स आ सकते हैं। अब ये जो इनकी बायोलॉजिकल रोल्स हैं ना, बायोलॉजिकल फंक्शंस, ये इनकी इम्पोर्टेंस भी आ सकती है, ठीक है। आप इनको ईज़िली क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर प्रोटीन के यूजेस वाला जो आपका टॉपिक है उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं कैटालिटिक प्रोटीन्स। कैटालिटिक प्रोटीन्स में आपके पास वो प्रोटीन्स जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह को कैटलाइज करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में एंजाइम्स और कोएंजाइम्स आ जाते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स हैं, डिफरेंट कोएंजाइम्स हैं। डिफरेंट एंजाइम्स में आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, जैसे बीटा कीटोथायोनेज आ जाता है, थायोलेज आ जाता है, आइसोमरेजेस आ जाते हैं, एल्डोलेजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये लाइपेजेस आ जाते हैं। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। फिर इस तरह कोएंजाइम्स में आपके पास कोएंजाइम ए होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास कोएंजाइम क्यू है, ठीक है। डिफरेंट कोएंजाइम्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होंगे जो कि क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके जो कोलेजन है, ठीक है, कोलेजन हमारी बोन से रिलेटेड है। अब बोन क्या है, बोन ह्यूमंस का स्ट्रक्चर क्या है, बोन्स पे खड़ा है, ठीक है। तो जो बोन्स के अंदर प्रोटीन आ जाता है दैट इज़ कोलेजन, ठीक है। इस तरह इलास्टिन हमारे पास लिगामेंट्स, जो हमारे मसल के लिगामेंट्स होते हैं ना, ये जो हमारी सारा फ्लैश हमारी बॉडी के साथ होल्ड हुआ है ड्यू टू द लिगामेंट्स, ठीक है। वो लिगामेंट्स क्या होते हैं, इलास्टिन, ठीक है। वो भी क्या है, प्रोटीन्स हैं। इस तरह जो हमारे हेयर हैं, ठीक है, बाल हैं, नाखून हैं, दीज आर केराटिन्स। सो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो दीज आर नोन एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स। न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स वो होते हैं जिनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज़ सीजन। अब सीजन क्या है, उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, कहते हैं दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ठीक है। वाई, क्योंकि उसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सो वन ऑफ द न्यूट्रिशनल फैक्टर इज़ द प्रेजेंस ऑफ सीजन प्रोटीन।
फिर आ जाते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स। रेगुलेटरी प्रोटीन्स आपके पास वो प्रोटीन्स होंगे जो आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं, हमने पढ़ा अभी हमने आयोडीनेटेड कुछ पढ़े थे अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जिसमें हमने कहा था T3 और T4। T3 और T4 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। इनकी डिसबैलेंस से या डिसफंक्शनिंग से आपके पास कंडीशंस कॉज हो सकती हैं विच आर नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। अब अगर आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो अचानक से एक्सट्रीम वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोल्ड इंटॉलरेंस, सर्दी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है। इस तरह बॉडी अंदर इतने मेटाबॉलिज्म इम्पेयरमेंट करनी स्टार्ट कर देती है, ठीक है। एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देती है थायराइड इम्पेयरमेंट में, ठीक है। इस तरह हाइपर थायराइडिज्म में अगर आ जाए तो हाइपर थायराइडिज्म के अलग हैं, उसमें एक्सेसिव वेट लॉस हो जाता है सडन, ठीक है। इतना मतलब हाइपर है तो वो क्या करता है, बंदे को इतना ज़्यादा एक्टिव कर देता है कि मतलब वो बंदे के सारे फंक्शंस जो है एक्सेलरेट कर जाते हैं उससे, बॉडी के नॉर्मल पेस पे नहीं रहते, नॉर्मल पेस से थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेटेड मोशन में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स जो हैं वो सारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जितने मेटाबॉलिक हमारे प्रोसेस हैं सारे, ठीक है। फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या हैं, एक जगह से बॉडी में ट्रांसपोर्ट दूसरी जगह करना। इसकी एग्जांपल आपके पास हीमोग्लोबिन आ जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ठीक है। इसी तरह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर बन जाता है तो फिर वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करनी शुरू कर देता है। तो हीमोग्लोबिन जो है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। फिर आपके पास आ जाता है स्टोरेज प्रोटीन्स, ठीक है। स्टोरेज प्रोटीन का काम क्या होगा, स्टोर करना, ठीक है। इसमें एग्जांपल आपके पास फेरेटिन आ जाएगा, ठीक है। फेरेटिन क्या करता है, आयरन को स्टोर करता है। और जब बॉडी में आपको आयरन, मतलब अगर आप एक्सटर्नली नहीं ले रहे किसी फूड सोर्स से, तो आपकी बॉडी को आयरन अगर किसी फंक्शन के लिए चाहिए तो वो फेरेटिन ने स्टोर करके रखा होगा, और उस वक्त जब बॉडी को नीड होगी तो वो स्टोर्ड आयरन को जो है वो यूटिलाइज़ कर लेगा। फिर आ जाते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल और मोबाइल प्रोटीन्स। अब कॉन्ट्रेक्टाइल और मोबाइल मीन्स ये हमारी जो है मोबिलिटी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। बॉडी हमारी हम हमारे चलने के साथ, उठने बैठने के साथ, हर बॉडी जो मूवमेंट है उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आपके पास एक्टिन और मायोसिन और ट्यूबुलिन आपने पढ़े होंगे, ये 3 प्रोटीन्स, ठीक है, जो आपके मसल्स जो हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। फिर आपके पास टॉक्सिक प्रोटीन्स आ जाते हैं। टॉक्सिक प्रोटीन्स कौन से होंगे, टॉक्सिक इन नेचर होंगे, मीन्स बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, ठीक है, टिश्यूज़ वगैरह को डैमेज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में स्नेक वेनम आ जाता है, ठीक है, सांप का जो जहर होता है ना, वेनम, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर बट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन। इस तरह आपके पास बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। प्रोटीन स्ट्रक्चर का मैंने आपको नोट्स भी भेजे हैं, और उनसे रिलेटेड एक यूट्यूब वीडियो भी मैंने आपको भेज दिया। आप उससे अगर देख लें तो आपको बहुत इजीली स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ जाएगा, बड़ा इजी सा टॉपिक है, ठीक है। वहाँ से आप उसको देख के कर लें। और फिर इसके बाद हमारे पास यूजेस रह गए हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के यूजेस जो हैं प्रोटीन्स के, वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, यूजेस को करना आपने खुद है, ठीक है। और यूजेस वगैरह में से MCQs आए हुए होंगे, ठीक है, तो उससे आपने प्रिपेयर करना है। दूसरी एक चीज़ आपके पेपर्स के हवाले से कि सिर्फ यही नहीं है कि जो चीज़ मैंने आपको ये जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं ना रिटन फॉर्म में, सिर्फ इसी में हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने इस तरह आपके नोट्स में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मैंने लेक्चर में आपको वो बताई हुई हैं। तो वो बंदा जिसने लेक्चर नहीं सुना होगा तो फिर वो उन MCQs को अटेम्प्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये ना हो कि कोई कहे कि मैम वो जो आपने रिटन नोट्स दिए थे उसमें तो कहीं ये पॉइंट हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि जो आपके पेपर में पॉइंट होगा आपको वो एक्सप्लेन लाजमी होगा, ठीक है। हो सकता है वो मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया हो, वो आपकी रिटन नोट्स में आपके पास ना हो, ठीक है। तो लेक्चर को सुन के अपने नोट्स में इन पॉइंट्स की एडिशन करना आपका अपना काम है, ठीक है, ये आपने करना है। इसके हमारा प्रोटीन्स वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक फ्लूइड्स वाला रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट वाला, फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, वो शॉर्ट सा है, ठीक है, एक लेक्चर में हम उसको कर लेंगे, ठीक है। फिर एक और हमारे पास रह जाता है जो न्यूक्लिक एसिड्स वाला टॉपिक, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स में ये है कि न्यूक्लिक एसिड्स में हमारे पास जस्ट 2 पेजेस का हमने जस्ट बेसिक कुछ न्यूक्लिक एसिड्स को देख लेंगे, उनके स्ट्रक्चर को देख लेंगे
इससे ज़्यादा हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी जो डिटेल है जिसमें आपके पास ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स वगैरह की जो सिंथेसिस है, इसके अलावा ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है और ये सब कुछ, ये आपको मैं असाइनमेंट्स में दे चुकी हूँ। तो बस अब हमारा बस एक ही लेक्चर और रहता है, ठीक है। एक लेक्चर हमारा और होगा जो कि वो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स वाले से होगा। तो उसके बाद आप लोगों का कोर्स जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, और बाय द एंड ऑफ फ्राइडे इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली तो आपका कोर्स जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह आप लोगों को फ़ील होती है, आप लोग नोट कर लें अपने पास, जब कॉलेज वगैरह ओपन होंगे तो हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये, एक और चीज़ कि आप लोगों ने ये जो मैं आपको नोट्स भेजती रही हूँ, ये मुझे रिटन फॉर्म में आपके पास चाहिए जब कॉलेज ओपन हो, ठीक है। क्योंकि मैं इसको चेक करूँगी और इसको मैं एज़ वन असाइनमेंट कंसिडर करूँगी, ये आपकी चौथी असाइनमेंट कंसिडर होगी। तो नोट्स की कंप्लीशन आप लोग कर लें, अगर किसी ने नहीं भी की तो उसके पास है ये कुछ 4-5 दिन, इसमें अपने पास नोट्स को कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये एज असाइनमेंट काउंट होगी, ठीक है।